नमो नमः। ज्ञान विविध यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की हम कक्षा में पढ़ेंगे शास्त्री तृतीय वर्ष के लिए हिंदी साहित्य आधुनिक काल, जिसका एक भाग हमने पढ़ लिया था। ये है भाग दो का अध्ययन हम करेंगे आज की कक्षा में। तो आधुनिक काल के बारे में हमने पढ़ा था। इसका जो आधुनिक काल है, इसको कितने उपभागों में बांटा गया है वो हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। 7 उपभागों में है जिसे बांटा गया था। अब देखिए, आधुनिक काल है, उसकी शुरुआत तो होती है, लेकिन ऐसी क्या पृष्ठभूमि रही है या ऐसी क्या परिस्थितियां रही है कि आधुनिक युग की शुरुआत है वो होती है। यानी आधुनिक काल की जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि क्या रही है। देखिए, हमने आधुनिक काल से पहले आप सभी जानते हैं और मैंने बताया भी था कि 4 भागों में बांटा गया था। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और फिर आता है आधुनिक काल। तो अगर हम आदिकाल भक्ति काल की अगर बात की जाए तो उस समय अगर काव्य की प्रधानता देखी जाए, किस प्रकार का काव्य लिखा गया था भक्ति काल में, तो उपासना का काव्य लिखा गया था, भक्ति का काव्य है वो लिखा गया था। रीति काल आता है तो उसमें जो कवि थे वो राज्य दरबारों में रहते थे, राजाओं के आश्रय में रहते थे, इसलिए उन्होंने श्रृंगार परक रचनाएं हैं वो अधिक लिखी थी। लेकिन अगर देखा जाए तो मध्यकालीन जो काव्य है वो भाव विचारों और शिल्प आदि की दृष्टि से जड़ सा हो गया था। मध्यकालीन जो काव्य था, अगर शिल्प सौंदर्य की बात की जाए, भाव विचारों की अगर बात की जाए, तो उसमें केवल स्थिरता आ गई थी, उसका विकास नहीं हो रहा था। तो लेकिन जैसे ही आधुनिक युग की ये अनेक परिस्थितियां आती है जो आधुनिक युग की शुरुआत है वो करते हैं। तो इसमें अगर हमें देखते हैं तो पहले अगर देखते हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां, कि ऐसा राजनीति में ऐसा क्या हुआ था, राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी क्या हुई थी कि आधुनिक युग का प्रादुर्भाव होता है। तो देखिए, जिसमें हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति, जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है आधुनिक साहित्य के प्रादुर्भाव के कारण। देखिए, 1857 की जो क्रांति थी, एक पृष्ठभूमि के रूप में हम देख सकते हैं, इसे देख सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के 1857 का जो क्रांति हुई थी, इसे स्वतंत्रता का प्रथम प्रयास भी कहा जा सकता है। 1857 की क्रांति स्वतंत्रता का प्रथम प्रयास से भी कहा जा सकता है। यूं भारत के आधुनिक बनने की शुरुआत तो देखिए 1757 के जो प्लासी का युद्ध हुआ था, आपने इतिहास में जरूर पढ़ा होगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। नवाब जो सिराजुद्दौला तो उसको पराजित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत वो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है। और उन्होंने है सिराजुद्दौला को पराजित करके संपूर्ण बंगाल पर है अपना अधिकार कर लिया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब देखिए, परंतु 1857 की क्रांति तो थी जिसके कारण मुगल वंश का अंत होता है। आपने पढ़ा है ना 1857 की क्रांति, कि जिसके कारण मुगल वंश का है पूर्णतः अंत होता है, और एकमात्र जो मुगल वंश का शासक था बहादुर शाह जफर, उसका अंत होता है। और भारतीय व्यवस्था, भारतीय जो शासन व्यवस्था थी या जो राजनीतिक व्यवस्था थी, इस पर मुगलों और कंपनी के हाथों से निकलकर सीधा किसके पास चली जाती है? इंग्लैंड की पार्लियामेंट के हाथों में चली जाती है। और अब भारत है एक ब्रिटिश उपनिवेश बनकर रह जाता है, एक ब्रिटिश उपनिवेश बनकर रह जाता है भारत। पूरी तरह से शक्ति है वो मुगलों के हाथ से निकलकर, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से निकलकर सीधा इंग्लैंड के पार्लियामेंट के हाथ में चली जाती है, और भारत एक अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का एक उपनिवेश बनकर रह जाता है। 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें देखिए ये भले ही असफल रहा हो, हमने इतिहास में पढ़ा है असफल रहा था, और इसकी असफलता क्या क्या कारण था? यहाँ पर भारतीयों में संगठन का अभाव था। यहाँ के कुछ देसी राजा थे, देसी रजवाड़े थे, देसी सामंत थे, जिन्होंने पूर्ण रूप से है वो किसका साथ दिया था? अंग्रेजों का साथ दिया था। अब 1857 की क्रांति जैसे ही असफल होती है, समाप्त होती है, इसको दबा दिया जाता है, इसका दमन कर दिया जाता है, तो इसी के साथ ही जो सामंती व्यवस्था थी उसका अंत होता है। सामंती व्यवस्था का अंत होता है। या रजवाड़े जो होते थे, जिनके आश्रय में कवि रहते थे, अपनी रचनाएं करते थे, सामंतों के अधीन रहते थे, तो पूर्ण रूप से 1857 की क्रांति से यहाँ क्या होता है? जो सामंती व्यवस्था थी, सामंती व्यवस्था या फिर कहते हैं कि रजवाड़ों का जो शासन था वो पूर्ण रूप से समाप्त
होता है, रजवाड़ों के शासन का अंत होता है। अब देखिए रजवाड़ों के शासन का अंत होता है तो जो कवि थे, जो लेखक थे, वो क्या हो जाते हैं, पूर्णतः स्वतंत्र हो जाते हैं और अपने स्वतंत्र रूप से है वो काव्य रचना करने लगते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहता है 1857 की क्रांति, जिसके कारण से सामंती व्यवस्था का अंत होता है, रजवाड़ी जो व्यवस्था थी उसका अंत होता है, और जो कि एक आधुनिक काल की पृष्ठभूमि के रूप में उभर कर सामने आता है। अंग्रेजों ने है जो अनेक जो रजवाड़े थे, अब देखिए जिन्होंने उनका साथ दिया था, सामंतों ने उनका साथ दिया था, रजवाड़ों ने उनका साथ दिया था, लेकिन जब ये 1857 की क्रांति होती है तो अंग्रेज तो क्या थे, फूट डालो राज करो की नीति पर चलने वाले थे। इन्होंने जो रजवाड़े थे, सामंत थे, इन संस्कृति का अंत किया, इनको दबाया, कई रजवाड़ों को हड़प लिया, कई सामंतों के है वो शासन को हड़प लिया था। फलतः जो राज्य श्रित कवियों की परंपरा जो चली आ रही थी रीति काल से, वो समाप्त होती है। और इसके बाद में क्रांति के पश्चात जो महारानी विक्टोरिया थी, इन्होंने है भारतवासियों को बहुत आश्वासन दिया था, उनका सहयोग करने का आश्वासन दिया था। एक घोषणा पत्र के द्वारा भारतीयों को राहत पहुंचाने की उन्होंने घोषणा की थी, लेकिन वो कैसी घोषणा थी, केवल नाम मात्र की घोषणाएं थी, केवल भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए एक डाला गया एक टुकड़ा मात्र था। जिस प्रकार से कुत्ते के सामने एक टुकड़ा डाल दिया जाता है, उसी प्रकार से जो विक्टोरिया के द्वारा जो घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया था, वो क्या था, भारतीयों के लिए मात्र एक रोटी का टुकड़ा था। इससे देखिए अंग्रेज सरकार है वो भारतीय के हित में कार्य नहीं करती है, क्योंकि वो केवल क्या था, दिखावा मात्र था। आगे चलकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और आधुनिक साहित्य के प्रादुर्भाव में इन सभी राजनीतिक घटनाओं का है वो महत्वपूर्ण योगदान देता है। अब देखिए मार्ले मिंटो सुधार भी आया था 1909 में, प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था जो कब तक रहा है, 1914 से 18 तक चला था। तो इसने भी है वो कई राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें उथल पुथल मचती है, और जो भारतीय थे उन्हें अपने जो स्वाभिमान था, अपना अभिमान था, उसका ज्ञान होता है, और उन्होंने है वो भारत को आजाद करने के लिए प्रयास है वो करते हैं। तो इसका सीधा प्रभाव जब देखिए राजनीति में जो उथल पुथल होती है, बदलाव होता है, तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, साहित्य पर भी पड़ता है। रोलेट एक्ट आया था 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये सारी घटनाएं जिन्होंने जो भारतीय कवि थे, जो राज्य आश्रयों में रहने वाले थे, स्वच्छंद लिखने लगे थे, उन्होंने है वो कलम को अपना हथियार है वो बनाया था, और वो स्वच्छंदता पूर्वक लिखने के लिए आगे आते हैं, भारतीय जागरण करने लगते हैं, भारतीयों को जगाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए आधुनिक काल को जो पृष्ठभूमि के रूप में अगर हम देखें तो इन सभी राजनीतिक परिस्थितियों को हमें देख सकते हैं। और भी कई गांधी जी के अहिंसा आंदोलन ने भी हुआ था जो 1920-22 में हुआ था, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। तो ये सारी परिस्थितियां थी जिन्होंने है कि आधुनिक युग के शुरुआत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। इसके बाद देखिए दूसरी अगर हम परिस्थिति की बात की जाए तो दूसरी आती है मध्यम वर्ग की सांस्कृतिक चेतना। मध्यम वर्ग, अब देखिए भक्तिकालीन साहित्य जनता का साहित्य था, हम देखते हैं ना, भक्तिकाल जनता का साहित्य था, भक्ति की प्रधानता थी, उपासना पद्धति की अधिक प्रधानता थी उसमें, तो जनता। लेकिन रीतिकाल साहित्य है वो राज दरबारों का साहित्य था, राज्याश्रितों का साहित्य था। लेकिन आधुनिक हिंदी साहित्य भारतीय समाज के एक सर्वथा नए वर्ग का साहित्य था, भारतीय समाज के एक नए वर्ग का साहित्य था, जो नवीन शासन और आर्थिक प्रणाली के फलस्वरूप भारतीय रंगमंच पर प्रवेश कर रहा था। एक नवीन प्रणाली के अनुसार, एक नई विचारधारा के अनुसार है वो भारतीय रंगमंच पर प्रस्तुत कर रहा था। और जो नवीन प्रणाली है और का उसका जो माध्यम कौन था, मध्यम वर्ग था। मध्यम वर्ग जो पिसता चला जा रहा था, दमन के चक्कर में पिसता चला जाता था, अंग्रेजों के शोषण का जो शिकार होता था, उसे हर समय दबला कुचला जाता था। लेकिन जब उस ये साहित्य के द्वारा है उनमें सांस्कृतिक चेतना थी, हमने देखा ना कि राजनीतिक जो इतनी सारी परिस्थितियां थी, इसके कारण से हैं बहुत सारे जो कवि थे, लेखक थे, उन्होंने हैं ओज गुण में है अनेक रचनाएं की थी, भारतीय जनता को जगाने का प्रयास किया था। तो इससे जो मध्यम वर्ग था उसमें सांस्कृतिक चेतना का प्रादुर्भाव होता है, और इन्होंने है वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया था। और इसी के साथ ही पश्चिमी सभ्यता के साथ होने वाले संघर्ष के कारण जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक क्षेत्र में भारतीय दृष्टिकोण है वो बदल रहा था।
अब देखिए पाश्चात्य संस्कृति से है वो विरोध चल रहा था। इससे जो भारतीयों का मानस था, चाहे वो राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो या फिर धार्मिक दृष्टि से हो, उसमें एक नया बदलाव है वो आ रहा था। और इसी बदलते हुए दृष्टिकोण से प्रेरणा ग्रहण कर आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास प्रारंभ हुआ था। ये बदलता हुआ दृष्टिकोण हम देखते हैं ना, आधुनिक जो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करते हैं तो उसमें इसे नवजागरण भी कहा है, पुनर्जागरण काल भी कहा है। भारतेंदु युग को नवजागरण यानी जनता में एक नया जागरण हुआ था, पुनर्जागरण हुआ था। तो ये सब यानी कि दृष्टिकोण बदला था किसका, मध्यम वर्ग का। और इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, साहित्य पर भी पड़ता है। साहित्य भी एक नवीन दृष्टिकोण को लेकर है वो आगे आने लगा था। नव जागरण से उत्पन्न जो विचारधारा थी वो स्वतंत्रता के प्रभाव से हमारे साहित्य की जो परंपरागत रूढ़ियां थी और जो बंधनों को तोड़कर एक नए युग में प्रवेश करती है। यानी परंपरागत जो बंधन थे, रूढ़ियां थी, उनको समाप्त कर दिया किसने, मध्यम वर्ग ने। और उनमें एक नई सांस्कृतिक चेतना का विकास होता है जिसका सीधा सीधा प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, आधुनिक काल पर पड़ता है, आधुनिक काल के साहित्य पर पड़ता है। एक नए रूप में है वो साहित्य सामने आने लगता है। तीसरी अगर हम इसके परिस्थितियों की बात करें, आधुनिक युग की जो परिस्थितियां हैं कि साहित्यिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियां। अब साहित्य किस प्रकार का साहित्य लिखा गया, शैक्षणिक परिस्थितियां, शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार के प्रयास है वो हुए। तो देखिए हमने देखा अंग्रेजों ने अपनी जो कंपनी स्थापित की थी तो उनके लिए उन्हें देखिए अंग्रेज है, हमसे इतिहास में हमने पढ़ा है कि अंग्रेज है वो व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे। लेकिन जब उन्होंने यहाँ की व्यवस्था देखी, यहाँ का वैभव देखा तो उनके मन में लालच भर गया और उन्होंने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो की नीति। और इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य कर लिया था। तो अब देखिए अब जब उन्होंने कंपनियां हैं वो स्थापित कर ली यहाँ, तो उन्हें यहाँ पर अपने कंपनियों को चलाने के लिए क्लर्क की आवश्यकता थी, एक पढ़े लिखे बाबुओं की आवश्यकता थी। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी विद्यालय खोलने शुरू किया। अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति थी, उन्होंने कई प्रकार की शिक्षा नीति है वो चलाई, कई यातायात के साधनों की सुविधा उपलब्ध है वो करवाई भारत में। तो इसके कारण इसका सीधा सीधा लाभ है वो किसका मिलता है, भारतीयों को प्राप्त होता है। प्रेस का विकास किया, प्रेस यानी कि छपाई व्यवस्था को, मुद्रित प्रिंट व्यवस्था का उन्होंने प्रेस की स्थापना की थी। तो देखिए संचार साधन प्रेस आदि के विकास की नीति ने भी आधुनिक साहित्य के प्रादुर्भाव एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब अंग्रेजों की चाहे शिक्षा नीति हो, यातायात के साधन उपलब्ध करवाए हों या उन्होंने प्रेस का विकास किया हो, इन सारी परिस्थितियों ने है वो आधुनिक साहित्य के उदय में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। भारतीय शिक्षा पद्धति थी वो कैसी थी, परंपरागत थी। अब देखिए भारतीय शिक्षा पद्धति थी उसमें बहुत सारे विषय थे। हम अगर प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति को देखते हैं तो बहुत सारे विषयों में है वो अध्ययन करवाया जाता था, लेकिन कैसी थी वो, परंपरागत थी। और एक समय तो ऐसा आता है कि भारतीय शिक्षा पद्धति थी वो स्थिर हो गई थी, उसमें किसी भी प्रकार का विकास है वो नहीं हो पा रहा था। तो एक उसमें दर्शन शास्त्र था, ज्योतिष था, औसत विज्ञान था, काव्य शास्त्र था, गणित था, व्याकरण आदि अनेक विषयों पर, युद्ध कौशल है, पाक कला है, अनेक विषयों पर है वो शिक्षा दी जाती थी। लेकिन ये सब कैसी थी, परंपरागत तरीके थे। लेकिन जो पाश्चात्य साहित्य था या पाश्चात्य शिक्षा अगर हम कहें तो वो कैसी थी, आधुनिक थी, आधुनिकता से भरी हुई थी और अलौकिकता के स्थान पर भौतिकता और इहलौकिकता से भरी हुई थी। जो अगर जब अंग्रेजों ने ऐसी शिक्षा पद्धति यहाँ पर लागू की तो जो भारतीय थे उन्होंने एक नवीन ज्ञान को प्राप्त किया। कई प्रकार के अंग्रेजी विद्यालय है वो यहाँ खोले गए, कई मिशनरियां, ईसाई मिशनरी, आपने ईसाइयों का बड़ा योगदान रहा है आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रादुर्भाव में। ईसाई मिशनरियों का, ईसाइयों ने भी ईसाई मिशनरियों की स्थापना की थी, लेकिन उनका तो उद्देश्य क्या था, धर्म का प्रचार करना। लेकिन उन्होंने धर्म के प्रचार के साथ भारतीय भाषाओं को अपनाने पर बल दिया। अब भारतीय भाषाओं को भी अपनाया तो इसलिए भारतीय जो साहित्य था उसका विकास होता है। और कंपनी के शासन काल में है वो कई स्कूलों की स्थापना हुई, जैसे वारेन हेस्टिंग्स, नाम सुना है आपने, कलकत्ता मदरसा, कलकत्ता मदरसा है, इसकी स्थापना की थी 1780 में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय आपने सुना गया, बनारस के रेजिडेंट ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। बनारस से संस्कृत कॉलेज 1791 में इसकी स्थापना की थी। और कंपनी की ओर से कलकत्ता में फोर्ट विलियम
कॉलेज की स्थापना 1801 में है वो की गई थी। इसके साथ ही 1824 में कलकत्ता एजुकेशन प्रेस की स्थापना हुई, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी आदि भाषाओं की पुस्तकें छपने लगी। मैंने बताया ना, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस का विकास हुआ, तो इसमें संस्कृत की पुस्तकें छपने लगी, अरबी फारसी की पुस्तकें वो छपने लगी। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, आपने पढ़ा होगा मार्ले मिंटो सुधार कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय मेकाले ने भी शिक्षा सुधार अधिनियम अपनाया था, है ना। तो लेकिन ये सब जो मेकाले था वो भारतीय जो भाषाएं थी, या भारतीय भाषाएं, हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा, अरबी भाषा, इनके विरोधी था। लेकिन कंपनी के द्वारा दिया जाने वाला जो अनुदान था वो मेकाले ने बंद नहीं किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने वो बंद नहीं किया था, वो अनुदान मिलता रहा। इसलिए जो ये भारतीय विद्यालय थे वो भी शुरू से है अपना विकास है वो करते रहे, चलते रहे, और साथ में अंग्रेजी विद्यालय भी है वो चलते रहे। अब देखिए, जो अंग्रेजों ने अपने कंपनियों के लिए उन्हें क्लर्क की आवश्यकता थी, अंग्रेजी पढ़े लिखे बाबुओं की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेजी विद्यालय है वो खोले थे। लेकिन इसका फायदा है वो किसको मिलता है? भारत को मिलता है, भारतीयों को मिलता है। एक नई शिक्षण पद्धति उन्होंने जो सीख ली थी, नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से यहाँ के लोगों को है वो नवीनतम ज्ञान है वो मिलने लगा था। और यद्यपि इन शिक्षण संस्थाएं जो अंग्रेजों ने स्थापित की थी, इनका मूल प्रयोजन था अंग्रेजों के लिए पढ़े लिखे बाबुओं की जरूरत ही नहीं थी, बाबू तैयार करना था। तथापि इससे यहाँ के जो लोग थे उन्हें देश विदेश का ज्ञान होता है, देश विदेश का जो साहित्य पढ़ने के लिए मिलता है। और इन्होंने अपनी भारतीय जो साहित्य था उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। कई ऐसे अंग्रेजी ग्रंथ थे जिनका हिंदी भाषा में अनुवाद किया। इस प्रकार से इन्हें अनेक पाठ्य पुस्तकें, व्याकरण ग्रंथ, शब्दकोश लिखने को है जो कहा गया। परिणाम थे यहाँ हिंदी गद्य का विकास भी होने लगा। हम देखते हैं ना, हिंदी गद्य का विकास है वो एक आधुनिक युग की मुख्य विशेषता के रूप में उभर कर सामने आता है। तो आधुनिक युग की यानी इन सब जो राजनीतिक, साहित्यिक एवं शैक्षणिक जो परिस्थितियां रही है, इसने भी है वो क्या किया था, आधुनिक युग की पृष्ठभूमि के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रेस की स्थापना हुई तो देखिए जो विचारों का आदान प्रदान होने लगा, पुस्तकें हैं वो छपने लगी, चाहे वो संस्कृत भाषा की हो, चाहे अरबी फारसी की हो, चाहे हिंदी भाषा की हो, और अनेक विधाओं में है वो लिखा जाने लगा, छपने लगा, लोगों तक उनकी पहुंच है वो हुई। तो इस प्रकार से एक चेतना है वो व्याप्त होती है। और देखिए, राजा राम मोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नाम से है वो साप्ताहिक बंगला पत्र निकाला था। संवाद कौमुदी ये बंगला भाषा में था, बंगला भाषा में राजा राम मोहन राय ने निकाला था। कब? 1821 में। 1822 में बॉम्बे समाचार पत्र दैनिक का प्रकाशन होता है, गुजराती भाषा का था, ये गुजराती भाषा था। लेकिन अगर हम हिंदी भाषा की बात की जाए तो 1826 में उदंत मार्तंड हिंदी का समाचार पत्र है जो कि कब हुआ था प्रकाशित? 1826 में उदंत मार्तंड नाम से है वो हिंदी में प्रकाशित होता है। अब देखिए, राजा राम मोहन ने 1830 में बंगदूत नामक पत्र की भी शुरुआत की। तो इन सब पत्र पत्रिकाओं ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की थी। संवाद कौमुदी ने सती प्रथा जैसी कुरीति पर है वो लिखना आरंभ किया था। समाज से कई ऐसी कुरीतियां थी, विद्रूपता थी, विसंगतियां थी, इनको हटाने के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण अपना योगदान है पत्र पत्रिकाओं ने दिया था। तो इस प्रकार से जो नव जागरण हुआ था, किनके माध्यम से? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का विकास जो हुआ था पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, इसे है वो कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। हिंदी साहित्य के विकास में इन पत्र पत्रिकाओं के योगदान को सदैव स्मरण किया जाएगा। तो ये हमने आज की कक्षा में आधुनिक काल की परिस्थितियों में है, राजनीतिक परिस्थिति है, मध्यम वर्ग की सांस्कृतिक चेतना और साहित्यिक एवं शैक्षणिक परिस्थितियों के बारे में पढ़ा। अब हम अपने सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियां बचती है जो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।